बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। अभी तक हम सभी लोग, आप और हम सब लोग, क्योंकि बिहार में छठ एक बहुत बड़ा त्यौहार, उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जब उससे निकल आए हैं तो हम लोगों की पूरी फोकस और पूरी जो दिमाग में है वो बोर्ड एग्जाम्स घूमेगा, जो कि जस्ट आपके 2 महीने बाद आपके सामने खड़ा है। तो इसीलिए आज से रिविजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पिछले पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी से अंतर्गत हम लोगों ने ये एक सीरीज है जिसके अंतर्गत एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसका कलेक्शन है। उसके बाद फिर 2 और 5 मार्क्स, मतलब कि 2 दिन लगेंगे एक चैप्टर को खत्म करने में। आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो एकदम बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, उसके बाद फिर अगले दिन। तो कहने का मतलब 15 चैप्टर 30 दिन, यानी 15 दिन ऑब्जेक्टिव के लिए, 15 दिन सब्जेक्टिव के लिए। तो मतलब 30 दिन, एक महीने में हम लोग अपनी इस सीरीज को निकाल करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 2023 के लिए, ठीक है। और ये सबसे मजे बात ये, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में है, ठीक है। तो कोई भी अगर गेस करेंगे ना तो पक्का देखना ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। इसीलिए किसी का गेस फालतू में लास्ट में जाकर पढ़ता है, ये सब करोगे और टेंशन लोगे, उससे बेटर अभी अपनी तैयारी अभी कर लो। इसी क्वेश्चन को देखना, यही क्वेश्चन आपको रिपीट मोड में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डील भी करेंगे। कहता है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव यानी हटा देना चाहिए फ्रॉम एन अनचार्ज्ड, है ना, अनचार्ज्ड बॉडी से, जिसके पास, जब हमारे पास चार्ज कितना कूलम हो जाए, 1 कूलम। तो अगर हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, कहा जाता है कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी से हमको पुराने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने होंगे, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको आता होगा और अपने कॉपी में आप इसको आंसर कर भी रहे होंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है, वो ये कहता है आपसे, थोड़ा सा ये ज्यादा ये हो गया, ये कहता है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमसे एन का मान पूछा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे n बराबर वाट, क्योंकि हमसे n का ही मान ये पूछ रहा है। फिर कह रहा है अनचार्ज बॉडी से रिमूव करेंगे तो कितना चार्ज हमें आना चाहिए, 1 कूलम। मतलब हमें क्यू की वैल्यू दे दी गई, कितनी दे दी गई बच्चों, 1 कूलम। क्यू की वैल्यू दे दी गई 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्यू बराबर क्या होता है, Ne। क्यू बराबर क्या होता है, Ne, ओके। तो हम क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाते हैं, ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और ई के बीच में क्या रिलेशन है। तो बताइए, एन बराबर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा क्यू बट्टा ई। क्यू की वैल्यू है 1 कूलम, क्योंकि ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ओके। तो कूलम से कूलम कट जाएगा, ठीक है। और यहां से एन इक्वल टू हो जाएगा, एन इक्वल टू हो रहा है 1.6 10 टू द पावर +19, ओके। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो n बराबर हो जाएगा 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19। अगर आप इसको काटिएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 0.625 और 10 टू द पावर 19, ओके। तो अगर आप एक पॉइंट को इधर खसकाइएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ओके। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो आई होप आपने इसको समझा होगा और बहुत बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं ये आखिरी प्रैक्टिस है, ठीक है। इससे आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव्स लास्ट बार में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव पे। सेकंड क्या कह रहा है वो जरा देखिएगा। ये कहता है व्हेन ए बॉडी चार्ज, यदि हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने बहुत सिंपल आया कि यदि हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके मास के साथ क्या हो रहा है। तो आपके ऑप्शंस में क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, आपके ऑप्शंस में बोल रहा है डिक्रीज हो जाएगा, आपके ऑप्शंस में बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, या कह रहे हैं इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, आई थिंक आपने इसका आंसर किया होगा, लेकिन मैंने बोला कि ये वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़े तो आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर ऐड करना होगा, ठीक है, ऐड करना होगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा,
क्योंकि देखिए सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का ही है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाइएगा तो नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो कुछ करने से नहीं रहा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा तो आप मास को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपना ही मास होता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है इसका मास क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो आपको ये बोला गया चार्ज कर रहे हैं, ये नहीं बोला गया कि नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने सिंपली बोला कि आप इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्लियर नहीं होता है कि वो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। तो इस दोनों ही कंडीशंस में अगर ये मास, अगर ये पॉजिटिव है तो मास घट रहा है, और नेगेटिव है तो मास बढ़ रहा है। क्योंकि ये चार्ज बोला है तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि उन्होंने चार्ज बोला। और यहीं पे स्पेसिफाई करके हमें नेगेटिव चार्ज बोल दे, तो जैसे ही बोलेगा नेगेटिव तो मास बढ़ेगा, और बोलेगा स्पेशली हमको पॉजिटिव का बताइए तो मास घटेगा। तो हम इसको इसलिए इतना डिटेल कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देता है। डेट्स वाई मैं इतना आपको बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में ये चार्ज बोला है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आपको पूछेगा नेगेटिव चार्ज, तो कहिएगा सर वो तो आपने नहीं पढ़ा है। भाई साहब जो मैं पढ़ा रहा था उसमें ध्यान दीजिए कि मैं पूरे लेक्चर में क्या आपसे कह रहा हूँ। ओके, चलिए दूसरा के बाद आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कहता है, यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चे लोग कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बार गलती मार दिया था इस पर, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें छूट जाती है, पर आई थिंक आप सही मानोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट बहुत सिंपल सी बात है, कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो एकदम बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये पूछे हुए भी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको याद ही होगा कि Q बराबर होता है आई टी, आई मतलब करेंट, तो करेंट का होता है A और टाइम का होता है T, तो इसको बोलते हैं AT या IT। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। 4 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। बहुत आप कहिएगा सर बहुत इजी, आप क्या करें, बोर्ड एग्जाम जैसा पूछ रहे हैं वैसे हमें काम करने होंगे। ठीक है, तो जैसा देवता वैसा पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का हमको फोर्स निकालना है। इच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम, मतलब अगर Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 कूलम दे दी गई है। ओके, और यहाँ पे जो सेपरेशन जो दूरी है जो R है वो कितना मीटर है, 1 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, किसकी वैल्यू, फोर्स की। अब इस कंडीशन में आपको शायद याद होगा एक बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 9 × 10⁹ एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। और Q1 इंटू क्या होगा, Q2, और बट्टा क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, तो सिमिलरली इस कंडीशंस में 9 × 10⁹ इसको बोलेंगे 1 और गुने 1, क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू 1 है और इसका भी हो जाएगा 1²। तो 1 1 1 ये तो पूरा फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, तो आपके पास केवल इतना न्यूटन बचेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है, चलिए सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि परमिटिविटी फ्री स्पेस में कितना होता है। परमिटिविटी की वैल्यू फ्री स्पेस में कितना होता है। जल्दी से अपना कॉपी खोलिए, शायद बहुत बच्चों को तो खोलने की जरूरत भी नहीं होगी, बहुत सिंपली बता सकते हैं कि हाँ हमें याद है 8.85 10⁻⁻12 फराड/मीटर, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी के बारे में डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, यानी के की वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। तो शायद बच्चों को याद होगा 9 × 10⁹ कई जगह हम लोग इसका इस्तेमाल किया। अगर मीडियम एयर हो तो नॉट लगाए तो एयर ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9 × 10⁹, ये वाला ऑप्शन। क्लियर है, चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार रिकॉल करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के एकदम करीब है, तो आपको पता होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इक्वल टू, मतलब सापेक्षिक पारवैधुता या उसको बोलते हैं पारवैधुशीलता, वो क्या होगा। तो ER का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, बच्चा को पता है कि मीडियम की परमिटिविटी और उसको एयर की परमिटिविटी से तुलना कर दीजिए कि कितना गुना ज्यादा है उस मीडियम में एयर की तुलना में। तुलना ही तो सारे समस्या का जड़ है और सारे उत्थान का भी है, क्योंकि जहां समस्या है वही क्या है, उत्थान का जड़ है। तो कहने का मतलब हमारा जो ऑप्शन हो रहा है बच्चों वो हो रहा है ये वाला। ठीक है, ए नंबर, 8वां का ए नंबर। चलिए
8वां के बाद अब आएंगे बच्चे लोग 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले अगर जो हिंदी वो हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, अगर एक फोर्स एक्ट कर रहा है कौन से चार्ज पर, क्यू नॉट चार्ज पे, रेस्ट कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर प्रेजेंट है, तो एफ इज, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है और वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स एफ लग रहा है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अरे डेफिनेशन ही फॉर्मूला है, बच्चा बता दिया होगा अभी तक हमारे ख्याल से, पूरा देखा भी नहीं होगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बटा क्यू नॉट, याद है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग बारी है बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की, तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बताइए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो आखिर कितनी है। तो बहुत सिंपल से आप आंसर कर सकते हो कि सर इसकी जो वैल्यू है वो है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाई क्यू नॉट, तो फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे भेज सकता हूँ, न्यूटन कूलम के पावर -1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। आई थिंक आपको बहुत इजी लग रहा होगा ना, बिल्कुल इसी तरह लगेगा, क्योंकि आप एक बार इसको कर लेते हैं तो पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि चलो हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा बच्चों लोग, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आखिर क्या होगा। तो चलिए आई होप मैं बच्चों लोगों से चाहता हूँ कि आप बनाकर इसको बताते तो मुझे ज्यादा अच्छा होता, विद रिस्पेक्ट का ब्लड के बनाओ। तो बताया ना फोर्स का जो होता है बच्चों वो होता है ml t के पावर -2, ओके, और यहाँ से q का होता है 80 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक से अगर ऊपर लेके जाऊँ, चार्ज का होता है 80 और फोर्स का होता है इतना, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से मैं टर्म्स बनाकर दे रहे हैं, t के पावर -3 a के पावर -2, क्योंकि यहाँ t के पावर -2 और t के पावर 1 वो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और a के पावर, अच्छा ऊपर तो ये है ही, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको इसका स्क्रीनशॉट काट के मत दिखा देना, ये देखिए न्यूटन वाले सर ने पढ़ाया गलत, वैसा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, तो इसके लिए थोड़ा माफ करना किसी को, दिल बना रखो, ठीक है। तो चलो ये हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन हमारे सामने दिख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें बी नंबर, ओके। तो चलिए बी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोती की तरह उठा के लाए, ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, अगर डिस्टेंस r है और उसकी चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो जस्ट आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट, ओके, और F का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, एक चार्ज और दूसरा चार्ज, और बट्टा दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब बट्टा पहले से इसके पास क्यू नॉट है, तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है तो एक ही चार्ज बच जाता है, तो जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे बी नंबर आंसर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, आई थिंक आपके कॉपी में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, बस आपको खाली देखना है एक बार, ठीक है। पर कोई नहीं, एक बार हम लोग रिकॉल करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना बैक वाली चीजें थोड़ी सी मेमोरी धुंधला पड़ने लगती है, तो उसको बस एक बार क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कहा जाता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एसआई यूनिट क्या होता है। शायद बहुत लोग देख के हंस भी रहे होंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। अरे भाई साहब आपको हार्ड लगाने के चक्कर में बोर्ड एग्जाम नहीं फंसा सकता है, क्योंकि बोर्ड में यही पूछ रहा है तो मुझे यही देना पड़ेगा। अगर हार्ड की चिंता है तो उसके लिए अलग सीरीज है, उसमें देखिए कि हाँ क्वेश्चन की लेवल कैसे कैसे होता है, वो जो हमसे पढ़ते उनको पता होगा, है ना। तो खैर बच्चे लोग यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल है, तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको पूरी चीजें मेमोराइज रहे, ठीक है। कूलम इनटू मीटर, तो चार्ज का हो जाएगा कूलम और दूरी का हो जाएगा मीटर, 2 का बिल्कुल नहीं होता क्योंकि 2 एक नंबर है, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो 13 के ए नंबर हो जाएंगे। अब 13 के बाद बारी है बच्चे लोग 14 का, ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनक्लोज, मतलब एक बंद सरफेस में, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो पक्की बात है डाइपोल में एक माइनस होता है एक प्लस होता है, और इसको एक सतह से बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अरे भाई साहब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने लाइंस बाहर निकलेंगे उतने ही लाइंस अंदर आने वाले हैं। और अगर तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी देखो तो कूलम्ब गॉस के नियम से पढ़े हो ना एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू नेट होता है। तो आप देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक प्लस है और एक क्या है माइनस,
तो नेट चार्ज तो इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक क्या है माइनस, और बटा एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे भी फ्लक्स क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो हमारे कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आपको लगता होगा बेटा कि हमको ये सारे क्वेश्चन तो आ ही रहे, स्कैप कर लेते, नहीं, आपको आ जरूर रहे, लेकिन आपको ये पता तब चल रहा है जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्कैप नहीं कीजिए, ध्यान से इसको देखिए, एक बार मेमोराइज रहेगा तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल यही आने वाला है। ठीक है, आधे घंटा शांत मन से बैठे रहो, ठीक है, बस देखो और माइंड में बस कैलकुलेशन करो। एक नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, ओके, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कितना कूलम, 1 कूलम, किसी बॉडी पर पॉसिबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन। अब बिल्कुल वही वाली बात है, अभी मैंने शुरू में बोला, एक कूलम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालने होंगे। तो ऑलरेडी एक सवाल, पहला नंबर सवाल ही था, तो आई होप आप इसको एंजॉय करके बना सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन 6.25 10 टू द पावर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रिकैप करके जाइए, बना हुआ ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कहने का तरीका अलग है पर कॉन्सेप्ट सेम है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, इंक्लाइन, कोई एंगल बना रहा होगा, इंक्लाइन एट थीटा एनी एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब कि मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ पर एक डाइपोल ऐसे एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कुछ एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये तो अपना कॉपी खोल के भी आप देख सकते हो ना, P क्रॉस E, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड P साइन थीटा, याद आया। तो इस साइन थीटा को हटाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, ये बिल्कुल इतना कॉमन है ना कि बच्चा मतलब आंख बंद करके भी आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये चीज हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो अब हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, किस एंगल पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए, इसमें तुम कहाँ पीछे पड़े हो गए, तुम निकलो यार यहाँ से, सॉरी। हाँ, तो क्या बच्चे लोग कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल नहीं काटती, लिखा है हुआ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो जब काटती ही नहीं है तो फिर किस एंगल पे, तो कोई एंगल ही नहीं होगा ना, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब काटती ही नहीं, एंगल छोड़ो, काटती ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पजल था इस क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि क्वांटम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू, ईएसयू में क्वांटम वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 2010 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर कीजिए। तो बिल्कुल पॉइंट्स के रूप में आपके कॉपी में लिखा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि उसमें इतने पॉइंट्स है जिसको इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, वो आप ऑलरेडी आपके कॉपी में वो चीज है। ठीक है, तो बस आंसर एक बार करना था हमें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 2010 और 2011 में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, कहीं पे कंजर्वेटिव होता है, कहीं पे नॉन कंजर्वेटिव होता है, या कुछ नहीं होता। और या हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं संरक्षित असंरक्षित। देखिए पहले मतलब क्या होता है, संरक्षण, जैसे किसी ने अपनी ऊर्जा को बचा के रखा है तो कहते हैं मेरी ऊर्जा सुरक्षित है, संरक्षित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रोटॉन है, ओके, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमता है ना ऐसे एटम में, ठीक है, प्रोटॉन के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जब ये घूम रहा है तो इस दौरान इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि जहां पे चला था वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो जब AC 0 हो गया तो W भी क्या हो जाएगा, 0, और जब वर्क 0 तो एनर्जी 0। तो मतलब अगर ये घूम भी रहा है फिर इसकी ऊर्जा सुरक्षित है, संरक्षित है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा केस पाया जाता है तो ऐसा केस किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक प्लस है और माइनस है। तो ये संबंध इलेक्ट्रिक से ही हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव का संबंध किससे हो सकता है, इलेक्ट्रिक से, ग्रेविटी से तो होने से नहीं रहा। तो ये प्लस और माइनस का संबंध इलेक्ट्रिक से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, तो कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि इसके द्वारा वर्क डन 0 हो रहा है, और जिसके द्वारा भी, जिस फोर्स के द्वारा भी वर्क डन 0 होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव, फोर्स भी हो जाएगा और फील्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। फिर कहता है स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2011 में ये क्वेश्चन आ चुके थे। तो आई थिंक आप यूनिट देख के पकड़ रहे होंगे कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है किसी का चार्ज और किसी का मास, जो कि बात क्या है, इलेक्ट्रॉन की हो रही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
ठीक है। और मास कितना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड से होती है 10⁻⁻31। और जब आप इसको काटिएगा तो आई होप किसके आसपास में आएगा, ये आइएगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस में तो आने से रहा नहीं, तो शायद ये वाला होगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये -31 से ऊपर आएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, पर एक बार आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। चलिए आप कहते हैं डीवाई इज ए यूनिट ऑफ, तो आप सबको पता होना चाहिए कि डीवाई किसका यूनिट है बच्चे लोग, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। डीवाई किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए बहुत स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमारे सामने निकल रहे हैं, ठीक है। शुरुआत बहुत इजी होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें लेवल अप करेगी तो आपको समझ में आए कि इसका कितना बेनिफिट मिला, ठीक है। किसी भी कोच के पास जाओगे तो पहले सिंपल से स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब ये बात समझना कि कहाँ छक्का मारना है, तो सिंपल प्ले डाउन सिखा रहा है। धीरे धीरे ना आपको खुद भी पता नहीं चलेगा और आप क्या हो जाएगा, निकल जाओगे बहुत दूर तक, है ना। तो कहा जाता है कि इस क्वेश्चन में द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ओके, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। तो अगर मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइंस ऐसे निकलेंगे, तो बताइए कितना डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेंगे। एग्जैक्टली आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो पक्की बात है परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। बिल्कुल पॉइंट्स लिखे गए इस सबके, है ना। मैंने अपने काम में एक काम जरूर किया है, जितने भी पढ़ाए हैं उसमें पॉइंट्स जरूर ऐड किए, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो सेक्शन है वो सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि 1 कूलम चार्ज कितने ESU के बराबर होता है। तो जैसे आपको मैंने बताया ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 1 कूलम में कितने होते हैं, देखिएगा 1 कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ ESU। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है, हर बच्चा पढ़ा होगा इसको। 1 कूलम में इतने ESU होते हैं, तो हमारे पास दिया गया, तो 3 को लगभग 2.99 को 3 बोल सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, है ना। 3 × 10⁹ ESU। चलिए इसके बाद हमारे पास है बच्चों 24, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जाता है द चार्ज ऑन ई बॉडी इज रिटेन एज Q बराबर N। अगर मैंने चार्ज को Q बराबर N लिखा है तो उस जगह पर N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बता रहा है। क्या N रिप्रेजेंट कर रहा है इस संख्या को, या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना इसमें से कोई नहीं। एग्जैक्टली में Q बराबर क्या है बच्चे लोग, N, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता तो हम यहाँ पे नहीं लिखते, तो हमारा आंसर ये हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। प्लस दिखाएगा प्रोटॉन को, माइनस दिखाएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। पहले एक बार रिकैप कर लीजिए आप, कर लिए रिकैप। ओके, 24 के बाद अब हमारे पास बारी है 25 नंबर क्वेश्चन की। आज एक ही दिन में एक ही वीडियो में हमें थकना नहीं है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन कहता है सिमिलरली एक स्टैट कूलम को ESU कहते हैं, ठीक है। तो कितने कूलम के बराबर होगा, तो मैंने आपको बोला ना अभी 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 होता है। तो अब बताइए बच्चों 1 ESU होता है, तो अगर मैं पूछूंगा 1 ESU बराबर क्या होगा, आप बोलिएगा 1/, जो भी चीजें सब भाग में, तो 3 × 10⁹ कूलम, ठीक है। तो अगर मैं आप इसको ठीक से लेके जाओगे तो 1/3 रह जाएगा, और 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -9, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना। बहुत सिंपल है बाबू। चलिए 25 के बाद 26 देखिए, कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर का सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर क्या होगा, ठीक है ना। किसी कंडक्टर का यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो देखो कंडक्टर का मतलब होता है थोड़ा मोटा, तो अगर मैं बात करूंगा तो एक प्लेट के द्वारा, है ना, हम लोगों ने कंडक्टर मतलब एक प्लेट हुआ, तो एक प्लेट के द्वारा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। तो मैंने बोला था ना σ/ε0, क्योंकि एक सरफेस आगे होता है और एक सरफेस पीछे होता है, 2 सरफेस होता है, तो ये कट करके कितना आता है σ/ε0, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए हमारे पास बच्चे आगे बढ़ने की बारी है। कहता है कूलम फोर्स इज, कूलम फोर्स कैसा फोर्स है, तो जब 9 में भी ये क्वेश्चन है, सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। एक्जैक्टली में देखिए कूलम फोर्स, क्योंकि 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम फोर्स कहते हैं।
चार्ज पाया जाता है एटम में, और एटम के पता है ना नाभिक पे होता है, मतलब सेंटर न्यूक्लियस पे होता है कौन, प्रोटॉन, और यहाँ कोना में होता है। तो पक्की बात है सेंटर पे न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो सेंटर फोर्स तो हैवे करेंगे, क्योंकि सेंटर पे तो बैठा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे सी नंबर, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों होंगे, क्योंकि सेंटर पे भी चार्ज है तो सेंट्रल फोर्स हो गया, और दो चार्ज के बीच में लग रहा है इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ओके चलिए 28 कहता है द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होगा। तो मैंने अभी बोला एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब जो इक्वल समान और विपरीत चिन्ह के आवेश यदि एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल यानी द्विध्रुव। तो जब इसको जोड़िएगा तो एक निगेटिव है और जितना निगेटिव उतने पॉजिटिव है, ठीक है। तो बताओ नेट चार्ज क्या आएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ओके चलिए चलिए बहुत अच्छे से हम लोग अभी तक पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना होता है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। एयर का 1 होता है और वाटर का 80 होता है, 81 80 इसी के आसपास हम लोग कहते हैं। तो बताइए एयर का सॉरी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है बच्चे लोग, 81 80 इसी के आसपास में लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे लोग, ए नंबर। ठीक है चलिए एयर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। देखो खुद का खुद से ही भाग दे रहे हैं, जब खुद का खुद से ही भाग दोगे तो कितना आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे लोग, सी नंबर। है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। एक बार बस रिकैप करवा रहे अपने प्यारे बच्चों को, इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं कि हमको ये सवाल है तब क्यों हमसे पूछ रहे हैं आप ये क्वेश्चन पूछे। देखिए है ना बहुत इजी, पर क्या करें बोर्ड एग्जाम से यही पूछ रहे हैं, तो आपको बस प्रैक्टिस करवाएंगे और आप निकल लेंगे। ठीक है क्वेश्चन कह रहा है क्यू बराबर क्या है बच्चे लोग, एन। तो जब क्यू बराबर एन ही है तो आप बताइए एन का मान क्या नहीं हो सकता। एन का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन क्या 4.2 होगा, नहीं। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पाया जाता है कि 2.5 वो है, 3.25 वो है, 2 है, नहीं। जब भी पाया जाता है ना पूर्ण संख्या के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 31 के बाद बच्चे लोग 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज गुने टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम और टोटल चार्ज इनटू टोटल वॉल्यूम। कहते हैं आवेश की पृष्ठ, यहाँ पे सौ छूट जाता है बार बार, है ना। आवेश की पृष्ठ घनत्व बराबर होता है किसके, कुल आवेश इनटू क्षेत्रफल के, कुल आवेश गुने क्षेत्रफल के, कुल आवेश गुने आयतन के, कुल आवेश गुने आयतन के। ओके तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, सिग्मा बराबर होता है चार्ज बट्टे एरिया, यानी कुल आवेश बट्टे कुल आयतन। तो आयतन बोल रहे सॉरी, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे लोग, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है सिग्मा बराबर। चलिए ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है जो हर आपको गेस में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, 0। बाहर होगा सरफेस पर होगा, सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ना, लेकिन अंदर क्या होता है 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे लोग, बी। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इसलिए बहुत बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। ठीक है क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी। तो बच्चे जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -1। ठीक है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत सिंपल है, हाउ सिंपल इज दैट। ओके अब कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट। ये थिन यानी पतला सीट है ना, बेड शीट यानी चादर। तो आप बताइए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाले गए थे, याद है सिलेंडर वाला कहानी है ना, इस तरह से याद होगा गॉस के नियम में, है ना। तो इसका था सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। भूले नहीं होंगे आप लोग, इतना में कन्फर्म पता है एग्जैक्टली। तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गॉस के नियम में था ये। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के द्वारा वो चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो आपको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लंबे तार के द्वारा क्या होगा, लेमडा दूरी आर। आपको याद भी होगा ये वाला, याद है
हाँ एग्जैक्टली। तो बताओ ई का फॉर्मूला होगा 1/2πε0 λ/r, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सीधे फॉर्मूला देख के माने वीवीआई क्वेश्चन से बाबू 5 नंबरी 2 नंबरी में, तो 5 नंबर क्वेश्चन में एकदम मैं आप सब इसको वीवीआई लगा के भेजूंगा, कोई भी लगा के भेजेगा, मैंने कोई भी लगा के भेजेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप यहाँ नहीं याद रखोगे तो आप सब्जेक्टिव में तो याद रख ही लोगे, ठीक है। मोती की तरह चुन चुन के लाए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसको हल्का सा भी अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको बना सकते हैं। तो देखिए ई का होता है न्यूटन पर कूलम और इसका होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमको ना इतने पे नहीं रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो टॉपर की डिसाइड ऐसे ही नहीं होती, थोड़ी सी आपको अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मीटर और गुने मीटर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको बोलते हैं जूल, न्यूटन गुने मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, ओके। एनर्जी का मात्रक होता है, और कूलम और गुने मीटर, और सबको पता है एनर्जी बट्टे चार्ज को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, है ना। तो ये वोल्ट हो जाएगा, आप कॉपी भी चेक कर सकते हैं, वोल्ट का मतलब वो जूल पर कूलम, ओके। और गुने मीटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वोल्ट गुने मीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 37 का कौन सा ऑप्शन आएगा? सी नंबर। आप इसको देख भी सकते हैं और शायद आपको आता ही होगा, क्योंकि आपने इतना अगर लंबा सफर तय किया तो जरूर इतनी छोटी छोटी बातों से आप निपट लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है, बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। ये क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एंड द सरफेस स्फीयर इज द चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेस लूंगा आपसे। अगर मान के चलो कि इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो आप सबको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर कितना होता है? 10, ओके। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 और कूलम तो एप्सिलॉन नॉट। तो आप सबको ये भी पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, याद है? एग्जैक्टली आपको याद आ रहा होगा। तो मैं बताऊं एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो कितना होगा? तो आप इसको नीचे भेज दो 10 के पावर 9। तो सिमिलरली अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से उठा कर तो कोई दिक्कत आपको? तो ये हो जाएगा 1/9 चौका 36 पाई और गुने 10 के पावर 9, सब नीचे वाला ऊपर आ जाएंगे। जब ये ऊपर आएंगे तो आ जाएगा 360 पाई 10 के पावर -6 और 10 के पावर +9। तो ये हो जाएगा 360 पाई और 10 के पावर +3, क्योंकि एक तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुने 36 पाई, क्योंकि एक 0 और आगे बढ़ जाएगा, 10 के पावर 4। तो कौन सा हो जाएगा बुआ? 36 पाई 10 के पावर 4। ये नंबर ऑप्शन कितना सिंपल है ना, कि आप क्यू का मान आपको दिया हुआ। अब चूंकि एप्सिलॉन नॉट का इसकी वैल्यू होती है इतनी, तो आपको एप्सिलॉन नॉट का मान कैलकुलेट कर लेना है और इस कैलकुलेशन को उठा करके यहाँ रखना है और बस सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। उप्स, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर में इतने मात्र 37 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि इस चैप्टर से जो भी 4-5 ऑब्जेक्टिव या 6-7 ऑब्जेक्टिव आएंगे बिल्कुल इसी के आसपास से होंगे, ठीक है। तो आपने इसको देखा और आई थिंक मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे जरूर, मेरे माय डियर स्टूडेंट जो हमारे नए भी है वो भी इसको देख रहे होंगे, वो भी आई थिंक इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जितने भी टीचर्स आपको गेस करेंगे एग्जैक्टली उसमें मिलेगा। और अगर आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो सेकंड का ऑब्जेक्टिव लेकर आए कि इस चैप्टर के पहले सब्जेक्टिव रिकैप करवाए। हमारे ख्याल से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स को लेके ही चलते हैं, तो कल खत्म ही हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का झंझट। तो चलिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग बहुत अच्छा सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इससे बाहर नहीं मिलने वाला। ऑब्जेक्टिव तो फिर हो गया, सब्जेक्टिव भी करवाई दिए ताकि पहला चैप्टर से हम लोग भी क्या करें, मुक्ति पा लें, ठीक है। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है करो, लेकिन करो, ठीक है। और अपना अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आप जितना कमी बताइएगा धीरे धीरे उसको दूर करके उतना ही ज्यादा हम अच्छा काम करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आप सभी के प्यार के लिए।